केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के यूट्यूब क्लास में आज हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर है और बीए सेकेंड ईयर के राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है उसको देख रहे हैं। और इसमें आपको पता होगा ये जो थर्ड लेसन है, थर्ड लेसन का आज हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट, क्योंकि इससे पहले हमने देख लिया था संत थॉमस एक्विनास की जीवन परिचय को। क्या देखा था हमने? जीवन परिचय के बारे में जान लिया था। तो आज हम देख रहे हैं कि थॉमस एक्विनास है जिनके विचार राज्य के संदर्भ में होते हैं कि भाई राज्य है वो कैसा होना चाहिए। तो जो संत थॉमस एक्विनास से आप नाम से पता लगे वो संत थे, तो उनका घर की या कहते हैं कि मोह माया में इतना मन नहीं था। वे चाहते थे कि जो परिवार समाज है वो धर्म की ओर बढ़े। किस ओर बढ़े? धर्म की ओर बढ़े। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो उसमें उनके विचारों को हम जानेंगे और आज देख रहे कि राज्य संबंधी विचार, यानी वे राज्य के संबंध में क्या विचार रखते हैं कि राज्य होना चाहिए या कौन किस तरह का राज्य है, वो एक तरह से लोकतंत्र सही होता है या राजतंत्र सही होता है। तो इनके अलग अलग जो विचार हैं हम यहाँ पे इनके राजनीतिक विचारों को राज्य के संदर्भ में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक जनरली याद रखना है कि जैसे अरस्तु ने राज्य के बारे में जो विचार दिए थे काफ़ी हद तक इनको फॉलो किया है। अरस्तु के जो विचार हैं उनको फॉलो करते हुए ही और उसको कुछ परिष्कृत करते हुए ही संत अगस्टाइन ने राज्य के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मध्य युग में एक मत प्रचलित था कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के अधपतन या पाप के कारण हुई है, यानी वो पापी है इसलिए राज्य आया है और राज्य क्या करेगा, उनको पाप करने से रोकेगा। ये एक धारणा बन गई थी उस समय की मध्य युग की जब हम बात करें। तो फिर जब क्या हुआ कि राज्य के संदर्भ में अरस्तु के पहले के जो विचार थे उसको ही फॉलो करते हुए इसने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, राज्य होना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य होगा तभी तो व्यक्ति की जो बुराइयां हैं उसको बुराइयों की रास्ता, मतलब बुराई की जो रास्ते, जिस रास्ते में जैसे वो जा रहा है व्यक्ति, तो बुराई का रास्ता है, तो उस बुराई के रास्ते से उसको बुराई के रास्ते से हटाकर सही रास्ते पे ले जाना, यानी उसको बुराई वाला जो काम है उसको रोकना और उसे सही रास्ता दिखाना राज्य है वो काम करेगा। तो इसके लिए कहा कि राज्य व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है और राज्य का होना भी जरूरी है। तो इस बारे में आगे ये कहते हैं कि मानव स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मानव है वह स्टार्टिंग से ही एक समाज में रह रहा है तो वो सामाजिक प्राणी हो गया, और राजनीतिक गतिविधियों में इच्छा लेता है तो वो राजनीतिक प्राणी के तौर पे जाना जाता है। तो इस तरह से जो राज्य है वो इसलिए आवश्यक नहीं है कि वह मनुष्य की बुराइयों को रोकता है, बल्कि राज्य का होना इसलिए भी आवश्यक है कि मनुष्य इस वजह से अपना पूर्ण विकास कर सकता है, यानी एक बैकबोन होता है राज्य व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए। राज्य के बाहर वह पूर्ण आत्म संस्कार नहीं कर सकता, बिना राज्य के वो अपना पूर्ण विकसित रूप नहीं प्राप्त कर सकता है। कौन? व्यक्ति। ठीक है ना। तो इस तरह से इनके विचारों को हम जब आगे देखते हैं तो इनके अलग विचार और आते हैं, और ये कहते हैं कि उनके विचार मध्य युग के विचारों का परिमार्जन करते हैं, यानी मिड वे जो टाइम था उनके संबंध में जो ये विचार है वो आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हैं। तो देखें, उनके अनुसार राज्य का कार्य केवल मनुष्य की पाप प्रवृत्ति का नियंत्रण करना नहीं, वरन एक ऐसी संस्था है जिसमें रहकर मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर सकता है। अब एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई, पहली चीज़ वो ये है कि उसने कहा कि मनुष्य जो राज्य होता है ना, बस आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जब तक मैं ये पूरा जैसे लेसन बता रहा हूँ इस पार्ट में, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब वो एक चीज़ क्या है, क्योंकि ये पे जो कह सकते थॉमस एक्विनास है उसने यही कहा है कि मनुष्य पाप का भागीदार है, इस वजह से राज्य का होना जरूरी है। और राज्य
राज्य सिर्फ कहने का मतलब ये व्यक्ति के पाप को रोकता ही नहीं है, बल्कि वह उस व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए राज्य उसका अंत तक सहयोग करता है। तो इस तरह से मनुष्य के अपने विकास के लिए राज्य नितांत आवश्यक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, राज्य आवश्यक है। ये चीज़ आप एकदम से ध्यान रखेंगे क्योंकि राज्य आवश्यक है। ये बात किसने की है? थॉमस एक्विनाइस ने कही है। तो ये आप जरूर गौर करें। क्या चीज़? वही जो मैं बता रहा हूँ कि अरस्तु ने कहा था कि राज्य है वो व्यक्ति के सदजीवन के लिए है, और कहने का मतलब ये है कि उसके अंत तक, जहाँ तक राज्य आगे बढ़ेगा और व्यक्ति भी साथ साथ बढ़ेगा, तो जब तक व्यक्ति सही मुकाम हासिल नहीं कर सकता तब तक राज्य उसके आजीवन उसके सहयोग करेगा। तब ये बात अरस्तु ने की तो इसको ही फॉलो किया गया यहाँ पे और कहा गया है कि हाँ बिल्कुल सही है। और संत अगस्टाइन ने कहा है कि राज्य का होना आवश्यक है, तभी व्यक्ति का विकास हो सकता है। तो इस पर एक्विनाइस राज्य को एक बंधन के रूप में नहीं वरन स्वभाव व प्राकृतिक संस्था के रूप में स्वीकार करता है। एक्विनाइस के राज्य संबंधी विचार पर इबस्ट्री ने क्या लिखा है? एक्विनाइस ने सरकार की आवश्यकता को मनुष्य की सामाजिक प्रकृति पर आधार माना है या आधारित माना है, और सरकार के संगठन को शासित के शुभ के लिए आवश्यक कह सकते हैं कि उच्च स्तरीय विकास की नैतिकता पर। यानी एक सिंपल सी बात समझिए कि दोनों विचारों में अरस्तु के विचार प्रकट हो रहे हैं। अरस्तु ने जो कहा वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक्विनाइस ने एक राष्ट्र राज्य को प्राथमिकता दी। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको नोट करना है। उन्होंने कहा कि राज्य क्या होना चाहिए? एक राष्ट्र राज्य होना चाहिए। कहने का मतलब अलग अलग राज्य की जगह एक राष्ट्र राज्य होगा तो वह एकता बनाए रखेगा। अब यहाँ पे एकता को एक चीज़ ध्यान रखना, न कि सीरियल की जो एकता की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे यूनिटी की बात कर रहा हूँ। इस संबंध में यह समस्त मध्ययुगीन दार्शनों में अग्रणी था जिसने वर्तमान विचारों का सूत्रपात किया। उनका मत था कि रीति रिवाजों की एकता और समानता राज्य का उत्तम आधार होती है। मतलब यूनिटी। भारत को देख लीजिए, भारत में अलग अलग राज्य हैं। अब अलग राज्य के ऊपर एक सबसे बड़ा राज्य है जिसको हम राष्ट्र राज्य कहते हैं, भारत। तो यही बात उन्होंने कल्पना ये व्यवस्था के तौर पे कही है। वह राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत ईश्वर को मानता है। बिल्कुल, यहाँ पे एक पॉइंट अलग आ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य या राष्ट्र राज्य के अंदर राज्य में जो सत्ता होती है ना, राज्य में जो सत्ता है, अब वह सत्ता का स्रोत ये किसको मानता है? सत्ता का स्रोत जो ये एक्विनाइस है वो किसको मानता है? ईश्वर को मानता है। और ये एक अलग पॉइंट आ रहा है इसमें, ठीक है ना। वहाँ पर अरस्तु ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन इनके विचारों में यहाँ पे आ रहा है कि राज्य सत्ता है वह इसका स्रोत कौन सा है? ईश्वर है। ईश्वर के द्वारा ही वह पावर है वो प्राप्त होता है। ये चीज़ आप नोट करेंगे। इनके समर्थन में बाइबिल का प्रमाण भी देता है, और इस बात को प्रूव करने के लिए बाइबिल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि विश्व में ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरी शक्ति नहीं है। देयर इज नो पावर बट ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के सिवा कोई दूसरा पावर नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा कि राज सत्ता है वह किसके द्वारा आ रही है? ईश्वर के द्वारा आ रही है। और यहाँ पे इस बात को और अधिक पुष्ट करते हुए अरस्तु के विचारों के साथ साथ वह कहता है कि भगवान जगत का अंतिम कारण इसे प्रथम गति प्रदान करना है। और अगस्टाइन इसको वापस प्रूव करते हैं, अपनी बात को दोहराते और कहते हैं भगवान योग्य जाति को ही राजनीतिक सत्ता प्रदान करता है। तो इस तरह से आपने ये तो समझ लिया, ठीक है ना। राज्य संबंधी विचारों को थोड़ा बहुत आपने समझ लिया कि ये जो अगस्टाइन है ना वो किस और इशारा कर रहे हैं? वो कर रहे हैं ईश्वरीय राज्य की ओर। मतलब जो राज्य हैं वह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और व्यक्ति के कल्याण, व्यक्ति के विकास के लिए आया ताकि व्यक्ति दूर यानी कह सकते गलत मार्ग पर न जाए। समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से हम आगे और जानते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि उन्होंने कहा कि राज्य के पास जो पावर है ये पावर कहाँ से आ रहा है? ईश्वर के द्वारा आ रहा है। ये एक यूनिक चीज़ है, वो आप जरूर नोट करेंगे यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्विनाइस के अनुसार राज्य की किस तरह के वर्गीकरण है उसको हम यहाँ पे जानते हैं। राज्यों का वर्गीकरण के तौर पे आप यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें हैं जो आपको विशेष तौर पे समझनी एग्जाम में आ सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप ज़रूर समझें। तो राज्य के वर्गीकरण के संबंध में एक्विनाइस अरस्तु के विचारों को ही आदर्श मानता है। अरस्तु के विचारों से काफ़ी प्रभावित था।
अरस्तु की भांति सामान्य हित पर आधारित राज्यों को वह अच्छा और न्यायपूर्ण एवं अपने हित को लक्ष्य मानने वाले राज्य और शासन प्रणाली को वह निकृष्ट मानता है। कहने का यहाँ पे एक ही तात्पर्य और एक ही मतलब ये कि जो राज्य भलाई के और सामान्य हित के लिए काम कर रहा है वही राज्य सही है। जो भी राज्य और वहाँ का जो शासक है वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है तो राज्य निकृष्ट माना जाएगा। यानी सामान्य हित के लिए जो राज्य और वहाँ का शासक काम कर रहा है तो वह राज्य उत्तम माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम बात करें एक्विनाइंस ने, तो एक्विनाइंस ने राज्यों के वर्गीकरण के तौर पे देखे तो 6 प्रकार के राज्यों का बताया कि राज्य 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के राज्य के बारे में यहाँ पे बात की है एक्विनाइंस ने। वह निरंकुश शासन तंत्र को सबसे खराब बताता है। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल से हम जानेंगे। जो पहले जो यहाँ पे बात की है वो है निरंकुश राजतंत्र। अभी जो निरंकुश राजतंत्र है इसको सबसे खराब मानता है। क्या मानता है? यह सबसे खराब शासन का रूप है। सबसे खराब शासन अकॉर्डिंग टू एक्विनाइंस निरंकुश राजतंत्र। अब राजतंत्र तो पता ना जिसमें राजा का राज होता है वह राज्य। अब वह राजा भी तानाशाह हो जाता है, यानी प्रजा और सामान्य हित के लिए काम नहीं करता है, वो पूरी तरह से ताना से मनमानी से राज करता है, तो निरंकुश राजतंत्र है। और इसको बहुत ही खराब निकृष्ट राज्य के रूप में यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा उसकी दृष्टि में राजतंत्र का भ्रष्ट रूप यही है। इसके उपरांत आता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र फिर है यहाँ पे मध्यम वर्गीय जनतंत्र, सामंत तंत्र और सबसे बाद की जो बात करें वहाँ पे कह रहे हैं लोकतंत्र। तो इस तरह से यहाँ पे 6 के 6 तो मान लीजिए दे नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके सामने हैं वे डिस्क्राइब यानी वर्गीकरण के तौर पे एक्विनाइंस ने समझाया है कि निरंकुश जो शासन तंत्र है, निरंकुश राजतंत्र, वो सबसे खराब होता है। फिर कुलीन तंत्र की बात की, मध्यम वर्गीय जनतंत्र की बात की, सामंत तंत्र और लोकतंत्र की। तो अब सबसे बढ़िया इसने कौन से शासन व्यवस्था को माना है, वापिस गौर से सुनिए। सन थॉमस एक्विनाइंस ने किस राज्य को सबसे बढ़िया राज्य माना है? तो सन थॉमस एक्विनाइंस ने राजतंत्र को सबसे बढ़िया शासन का रूप माना है। राजतंत्र निरंकुश नहीं, यानी वह राजतंत्र जिसमें वो राजा प्रजा की भलाई के लिए काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम वही देखेंगे। क्या देखेंगे? राजतंत्र के बारे में जिसको इसने बढ़िया माना है, यानी सर्वोच्च शासन। ओके, तो आप यह ध्यान रखिए, सर्वोच्च शासन अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विनाइंस। कौन सा बढ़िया शासन यहाँ पे बता रहे हैं? बढ़िया शासन की ओर इशारा कर रहे हैं कि सबसे बढ़िया शासन राजतंत्र है। राजतंत्र राज्य का शासन और वह राजा जो प्रजा की भलाई के लिए काम कर रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग यानी एक्विनाइंस के अकॉर्डिंग राजतंत्र भी कैसा है और राज्य की क्या भूमिका है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो विभिन्न शासन प्रणालियों में अरस्तु का झुकाव कुछ सीमा तक मध्यम वर्गीय लोकतंत्र की ओर था, किंतु एक्विनाइंस का झुकाव राजतंत्र की ओर था, यानी वह हमेशा से राजतंत्र के पक्ष में ही रहा। राजतंत्र के समर्थन में उन्होंने और भी तर्क दिए। उन्होंने ये कह रहे कि हमने क्यों मैं राजतंत्र के पक्ष की बात कराऊँ, तो इसके बारे में उन्होंने तर्क दिए। उसका मत था कि एकता समाज का प्रमुख ध्येय है, यानी पहली बात आती है एकता। ये कह रहा है कि बहुत सारे लोगों की सरकार के बजाय एक व्यक्ति के पास पावर हो तो वह एक व्यक्ति सही तरीके के सही प्रकार से राज्य की बागडोर संभाल सकता है। और इस तरह से जब एक के पास पावर रहेगा तो राज्य में एकता बनी रहेगी। ये मतलब अपने बात को प्रूव कर रहा है, तर्क दे रहा है। पहला पॉइंट कहता है एकता की वजह से राजतंत्र काफ़ी हद तक बढ़िया रहता है। समाज का कल्याण इसी में निहित है कि उसकी एकता की सुरक्षा हो सके, शांति स्थापित हो सके, और एकता एकमात्र संगठन के आधार पर ही स्थापित रह सकता है। राज्य में एक व्यक्ति का ही शासन उचित है। इसके पक्ष में ये कहा कि राज्य के अंदर
समझ रहे हैं ना आप। एकता, यानी उन्होंने कहा कि राजतंत्र सबसे बढ़िया है, क्यों? क्योंकि इसमें एकता बनी रहती है, मतलब राज्य में एक व्यक्ति के पास ही शासन होती है और ये शासन का सही रूप होता है। दूसरा यहाँ पे देखें, राजतंत्र का औचित्य सिद्ध करने के लिए वे अनेक सादृश्य यानी उदाहरण देता है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों पर कौन राज करता है? हृदय। कौन राज करता है? हृदय। उसी प्रकार मधुमक्खियों पर रानी का राज होता है। मधुमक्खी का जो सत्ता होता है उसमें एक मधुमक्खी रानी होती है, वह उस पर राज करती है। और समस्त ब्रह्मांड में ईश्वर, पूरा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में एक ईश्वर का शासन होता है। उसी प्रकार राज्य में भी एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए। तो ये बात आप समझ रहे हैं, ये बात आप समझ रहे हैं ना, कि पूरी जो कायनात है, जो पूरी जो सृष्टि है, उस पूरी सृष्टि में ये कह रहा है कि ईश्वर है वो शक्तिशाली होता है। पूरी ब्रह्मांड की शक्ति एक के पास होती है, ईश्वर के पास। पूरा शरीर है वो हृदय के द्वारा नियंत्रित होता है, और पूरी मधुमक्खी का सत्ता है वो एक मधुमक्खी रानी है वो कंट्रोल करती है। तो क्या ना, राज्य की बागडोर एक व्यक्ति को सौंपी जाए। इस तरह से वो एक व्यक्ति के पक्ष में तर्क दे रहा है। आगे देखते हैं, तो राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है क्योंकि ये ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि ये जो राजतंत्र है ना, यह सर्वश्रेष्ठ शासन है। समझ रहे हैं? यहाँ पे एक बात आ रही है जो आपको ध्यान रखना है। संत अगस्टाइन कहते हैं कि राजतंत्र एक तरह से ईश्वर के राज्य जैसा ही है। जैसे ईश्वर राज कर रहे हैं और वहाँ पर कैसा राज्य होता है, क्योंकि वहाँ पे ईश्वर एक प्रमुख शक्तिशाली होता है। तो इसी तरह यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय राज्य शासन के सर्वाधिक अनुरूप है। यानी जैसा ईश्वर राज्य के अंदर राज करते हैं, वैसे ही राजतंत्र में भी एक व्यक्ति का राज होता है। तो ईश्वर के राज्य के जैसा ही राजतंत्र होता है, यानी राजतंत्र को ईश्वर के राज्य की तरह कंपैरिजन कर रहे हैं। उनके अनुसार विभिन्न राज्यों के क्रियात्मक अनुभव से ये सिद्ध होता है कि राजतंत्रात्मक प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ प्रजातंत्र प्रणाली है वहाँ अनेक प्रकार के झगड़े, फूट और दलबंदी होती है। अगर प्रजातंत्र है तो ये कहते हैं प्रजातंत्र में फूट वगैरह, लड़ाई झगड़े होते हैं, किंतु राजतंत्र में सदैव शांति और समृद्धि दिखाई देती है। राजतंत्र का एक बड़ा दोष है तानाशाही और अत्याचारी शासन, क्योंकि राज्य का भी ऐसा भी व्यवहार कर सकता है। तो एक्विनाज क्या कहते हैं? वापस एक्विनाज कहते हैं कि हाँ, यह बुराई तो सब में होती है। मतलब माने तो राजतंत्र की जब बात करें, लेकिन प्रजातंत्र में भी यह बुराई होती है, वहाँ पर भी ये व्यवस्था देखी जाती है। तो थॉमस बी जॉन ऑफ सेलिब्री की भांति अत्याचारी शासन के विरुद्ध हैं, किंतु थॉमस सेलिब्री की भांति जनता को अत्याचारी शासन के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं देता है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि अगर वहाँ का शासक है वो सही से काम नहीं करे तो राज्य क्रांति करे नहीं, ये यहाँ पे इनको ये अधिकार नहीं देता है। थॉमस ने राजतंत्रों को वंशानुगत रखने के बजाय निर्वाचित कर देने वाली परंपरा का अनुमोदन किया। सबसे अच्छी बात है जो आपको नोट करना है, जैसे राजतंत्र में क्या होता है? वंशानुगत, लेकिन यहाँ पे ये वंशानुगत को नहीं कह रहा है। यानी जैसे एक राजा मर गया तो उसके बाद उसका पुत्र ही राजा बनेगा, राजतंत्र में ये होता है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल बात आ रही है और कह रहे हैं कि नहीं, राजतंत्र के अंदर वंशानुगत, यानी इस ये जो थॉमस एक्विनाज है, इसके राज्य में जो राजा है वो वंशानुगत नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? वंशानुगत नहीं, निर्वाचित होगा। क्या होगा? निर्वाचित पद होंगे, निर्वाचित राजा होगा। परंतु एक्विनाज का विचार है कि ये बुराई भी राजतंत्र, थॉमस का ये कहना है कि निर्वाचन के पश्चात राजा पर शपथ द्वारा बंधन लगाया जा सकता है, वह शासनकारी संविधान के अनुरूप करेगा और निर्वाचित होने के बाद उससे शपथ दिलवाई जाएगी। क्या दिलवाई जाएगी? शपथ दिलवाई जाएगी और शपथ के बाद वह उस देश के संविधान के अनुसार राज करेगा।
यानी यहाँ पे पूरी तरह से निचोड़ आ रहा है। संत एक्विनाइस के अनुसार, संत जो कहते हैं कि अपने बात करें, बार बार नाम थोड़ा मिस हो रहा है, संत थॉमस एक्विनाइस के अनुसार राज्य के संबंध में क्या विचार हैं, तो आपके दिमाग में जरूर बैठ गया होगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं राजतंत्र सबसे बढ़िया शासन है, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि वह होना जरूरी है, वरना व्यक्ति है वह बुराई करेगा, और साथ ही साथ व्यक्ति के विकास के लिए भी जरूरी है। फिर ये बात कहते हैं कि जो राजतंत्र है उसमें एक व्यक्ति का शासन होता तो एकता बनी रहती है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि ऐसा शासन है वो ईश्वर के राज्य जैसा ही शासन होता है, और एक व्यक्ति का शासन बढ़िया रहता है। और साथ ही साथ कहता है कि इसमें जो जैसे राजतंत्र का हम क्या कहते हैं, वंशानुपद पद होता है, यानी एक राजा के बाद पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पे जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे वंशानुगत पद नहीं होगा। यहाँ पे राजा है वो निर्वाचित होगा, उसके बाद उसको शपथ दिलवाई जाएगी, शपथ का बंधन का पालन करेगा, और उस देश के संविधान के अकॉर्डिंग ही राज्य करेगा। वापिस पूरा टोटल आपको मैंने बता दिया, ये चीज़ आपके दिमाग से नहीं जानी चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट एंड आ रहा है कि सरकार के क्या कार्य होने चाहिए। तो थॉमस के अनुसार शासन का सबसे प्रमुख कार्य ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना जिसके अंतर्गत प्रजाजन उचित जीवन व्यतीत कर सके, उसमें शांति व्यवस्था स्थापित रह सके। तो इसके लिए थॉमस एक्विनाइस राजतंत्र के क्या कार्य बताता है वो हम देखते हैं। तो पहला है, शासन के द्वारा कानून के उचित पालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। पहला काम, यानी ऐसी न्याय व्यवस्था की जाए ताकि वहाँ पे शासन व्यवस्था मर्यादित और न्यायित हो सके और नागरिकों की रक्षा की जा सके। दूसरा कार्य है, सड़कों को सुरक्षित रखना है, डाकू चोरों को वहाँ से मतलब ऐसी व्यवस्था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है कि डाकू वगैरह हो जाए और चोरी करे, वह नहीं होना चाहिए। और सड़कों की सड़कें जो रोड है उसकी सेफ्टी हो, और राज्य के द्वारा पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी कि बाहरी आक्रमण न हो, ठीक है ना, और नागरिकों की पूरी तरह से सुरक्षा हो। चौथा ये बात कर रहे हैं कि शासकों के द्वारा अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा पद्धति चलाई जाए, एक यूनिक करेंसी चलाई जानी चाहिए, और बाहर तोल माप तोल का सही निर्धारण होना चाहिए ताकि सूदखोरी न हो सके। राज्य के द्वारा अपनी जनसंख्या है वो लिमिट रखनी चाहिए ताकि राज्य के अंदर सुविधाएं हैं वो सभी को सही रूप में मिल सके। और राज्य के कार्य का उल्लेख करने में उनके यूनानी और रोमन विचार और ईसाई धर्म के सिद्धांतों का समन्वय यहाँ पे आता है। तो अब मुझे बताइए, ऐसा कोई रह गया जो आपके दिमाग में नहीं आया है? अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको कन्फ्यूजन कर रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अदरवाइज ये पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया है कि संत थॉमस एक्विनाइस के अनुसार कौन सा राज्य बढ़िया है, राजतंत्र। अब राजतंत्र में क्या क्या विशेषता है तो पूरी मैंने यहाँ पे आपको डिटेल टू डिटेल बता दी है। साथ में नोट्स भी करें, स्क्रीनशॉट भी ले लें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे तक शेयर करें, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।